अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान गर्ल्स में नहीं है, मलिका आज नहीं आई है। अरफात आज क्लास में आए। अरफात आपको आज कैसे मशवरा आया क्लास में आने का? ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? ट्रेसिंग चेन्स, है ना? ट्रेसिंग चेन्स फॉर 1000 years। हाँ, सलमान चलिए अनम्यूट कीजिए। यस मैम। चलिए पढ़िए सलमान, ये ट्रेसिंग चेंज फॉर 1000 years को पढ़िए और उसको समझाइए क्या लिखा है इसमें। मुझे बुक नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है बुक ऐसे आपको? मैम वो बुक सेलर बोल रहा है अभी नहीं पहुंचती है, उसको मैं हर दिन एक ही बुक, ये तो हर जगह है ना, ये तो एनसीईआरटी बुक है, एक बुक सेलर के पास नहीं होगी, ये तो सबके पास होती है ये बुक्स अवेलेबल। पढ़िए, चलिए पढ़िए जल्दी। यस मैम। मैम take a look at map 1 and 2. Map 1 was made in 1154 century by the Arab geographical Al-Idrisi. मैम अब बोलते हैं, आप देखिए मैप 1 और मैप 2। जो मैप 1 है वो बनाया गया है 1154 अरब जियोग्राफर अल इदरीसी ने। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. जो the section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent for his larger map of the world. और जो ये सेक्शन रिप्रोड्यूस हुआ था ये इंडिया के सब कॉन्टिनेंट ये बड़े लार्ज मैप दुनिया के बड़े लार्ज मैप में हुआ था। Map 2 was made in the 1720 by a French cartographer। और जो मैप 2 है पहले जो एक कार्टोग्राफर उसको बोलते हैं जो ये मैप बनाता है। मैप 2 बना गया है 1720 में। एक उसका नाम है फ्रेंच कार्टोग्राफर। The two maps are quite different even though they are of the same area। जो दो मैप्स है ये डिफरेंट है, अलग अलग एरिया। इन अल इदरीसी मैप, जो अल इदरी पहला वाला मैप अल इदरीसी मैप है। साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका। South India is where we would accept to find North India and Sri Lanka is the island at the top। और नॉर्थ इंडिया और श्रीलंका का आइलैंड वहाँ पर टॉप पे है। प्लेस नेम्स और मार्क्ड इन अरबिक। सलमान, इस पेज का क्या मतलब है जो आपने अभी पढ़ा?
क्या बता रहा है इसमें ये? जिससे बोलते हैं ये दो मैप दिए गए हैं। जो पहला वाला मैप है वो अरब के जियोग्राफर अल इदरीसी ने बनाया है, और जो दूसरा मैप है वो 1720 फ्रेंच कार्टोग्राफर हुआ जो मैप है बनाता है। और जो अल इदरीसी मैप है क्या है? Shame on you, सलमान, आप कुछ भी मेहनत नहीं करते हो। आपके पेरेंट्स आपके पास नहीं बैठते हैं क्लास देने के लिए? हाँ, उनको नहीं समझ आता आप क्या पढ़ते हो। आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो। आपका जो आउटकम है 0 है मेरे पास। अपार्ट फ्रॉम अटेंडिंग द क्लास एवरी डे, नथिंग स्पेशल अबाउट यू। मैंने बहुत चांसेस आपको दिए, हमेशा आपको एनकरेज किया। इससे पहले कि आगे मैं आपकी कंप्लेंट करती, मैंने हमेशा आपको इन्फॉर्म किया कि नहीं जी क्लास में आइए, क्लास दीजिए। जब बाकी बच्चों को समझ आया, आपको क्यों नहीं आया? अगर आपको छूट गया है कोई लेक्चर तो इजिली आपके मूव स्कूल के चैनल पे अवेलेबल है, यूट्यूब में। वो देखिए, वो समझिए मैंने क्या पढ़ा है और आप क्या पढ़ रहे हैं। सलमान, जरा अरफात आप अनम्यूट करो। अरफात, अनम्यूट योरसेल्फ। Either unmute yourself or leave the class, Arfat. अरफात, या अनम्यूट करो या क्लास छोड़ के चले जाओ। आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, पता चल रहा है, आज रिकॉर्डिंग प्रिंसिपल के पास जाएगी। आप क्लास छोड़ के जाइए या अनम्यूट कीजिए। Maliha, you're late in class. Maliha, why Yes, are you ma'am. late in the class? Why are you late in class? हम यहाँ से नेटवर्क इशू था, मुझे ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। Okay. सोफिया, आगे पढ़ाइए, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज पढ़ाइए। Okay, ma'am. New and old terminologies. If the context or in which information is produced changes with time, what about language and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, but the meanings of words also changed over time. अब हम पढ़ रहे हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इसमें बता रहा है कि जो चेंज प्रोड्यूस हुई विद टाइम वो खाली लैंग्वेज और मीनिंग्स में नहीं हुई, बल्कि उनके जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो भी चेंज हुए, लैंग्वेज उनकी भी चेंज हुई। मॉडर्न मिडिवल पर्शियन जो है वो डिफरेंट है। मिडिवल पर्शियन जो है वो मॉडर्न पर्शियन से बहुत डिफरेंट है। ये डिफरेंस जो है ये खाली ग्रामर और वोकेबलरी में चेंज नहीं आई, बल्कि मीनिंग्स जो है वर्ड्स के वो बहुत चेंज हुए हैं। Take the term Hindustan, for example. Today we understand it as India, the modern national state. When the term was used in the 13th century by Minhaji Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the Iceland between the Ganga and Yamuna. हम एग्जाम्पल देंगे हिंदुस्तान टर्म की। हम आज बोलते हैं, अगर हम ऐसे बोले हिंदुस्तान, वो इंडिया उसका मतलब होता है इंडिया। लेकिन जो मिनहाजी सिराज है वो क्रॉनिकल राइट करता था, लिखता था पर्शियन में, और वो मतलब उसने बोला था हिंदुस्तान जो है उसका मतलब है पंजाब, हरियाणा, और जो लैंड्स है गंगा और यमुना के बीच में वही होते हैं, उसी को नाम दिया था हिंदुस्तान। अब
देख सकते हैं खुद ही कि कितना डिफरेंट है हिंदुस्तान की टर्म आज से। आज हम बोलते हैं इंडिया खाली, लेकिन पिछले जमाने में खाली पंजाब, हरियाणा और जो लैंड्स है गंगा और यमुना के बीच में वो बोले जाते थे कि ये हिंदुस्तान है। He used the term in a political sense for lands that were a part of the domains of the Delhi Sultan. ये टर्म जो है ये इस्तेमाल की थी इसने पॉलिटिकल सेंस में, वो उन लैंड्स के बीच में जो एक पार्ट था दिल्ली सुल्तान का, उसी को मतलब कंसिडर किया एज अ हिंदुस्तान। The areas included in the term shifted with the extent of the Delhi Sultanate, but the term never included South India. ये जो term है ये शिफ्ट हुई सल्तानत से, लेकिन ये जो टर्म है ये इसने कभी इंक्लूड नहीं किया साउथ इंडिया को। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. ये जो बाबर था 16th सेंचुरी में पोइट एक था, उसने डिस्क्राइब किया ज्योग्राफी, फ्यूना, कल्चर, मतलब ये सारा जो है ये है हिंदुस्तान का मतलब। as well as we will see later in the chapter, this was what similar to the way the 14th century poet Amir Khosra used the term Hind, while the idea of the geographical and cultural entirely like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associated with it today. ये बोलता है कि जो पोइट था आमिर खोसरा, 14th सेंचुरी पोइट था आमिर खोसरा, उसने जो टर्म है हिंद ली थी उसी सेंस में जैसे बाबर ने ली थी। वह पिछले मतलब 16th सेंचुरी में बाबर ने जो हिंदुस्तान की टर्म यूज की थी ज्योग्राफी, फ्यूना और कल्चर के लिए, वही इसने उसकी हिंदुस्तान के बदले इसने हिंद टर्म इस्तेमाल की, वही सेम डिस्क्राइब करने के लिए। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है पिछले मॉडर्न मिडिवल और मॉडर्न पर्शियन में कितनी चेंज आई है। खाली वोकैबुलरी और ग्रामर चेंज नहीं आई है, बल्कि मीनिंग जो है वर्ड्स का वो भी चेंज हो गया है। Historians today have to be careful about the terms they use, became that they meant different things in the past. For example, a simple term like foreigner, it is used today to mean someone who is not an Indian. हिस्टोरियंस जो है वो आज उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, होशियार रहना पड़ते हैं टर्म्स के रिलेटेड, मतलब आज क्या मतलब है और पिछले ज़माने में उनका क्या मतलब है। अगर हम एग्जाम्पल ले, छोटे से एग्जाम्पल है फॉरेनर, आज हम इसका मतलब है अगर हम ऐसे किसी को बोले फॉरेनर, वो उसका मतलब है कि वो इंडिया का नहीं है, वो इंडिया के बगैर किसी और कंट्री से आया है, उसी को हम फॉरेनर की मतलब फॉरेनर टर्म यूज करते हैं। In the medieval period, a foreigner was any stranger who appeared, say, in a given place, someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi. जो मिडिवल पीरियड में फॉरेनर टर्म था वो इस्तेमाल हुआ था, मतलब हम एग्जांपल लेंगे, अगर किसी विलेज में कोई एक जो है वो उस सोसाइटी का पार्ट या कल्चर का पार्ट नहीं था, हिंदी में उसको बोला जाता था परदेसी। अगर हम पर्शियन की बात करें उसको बोला जाता था अजनबी। A city dweller therefore might have regarded ये टॉपिक खत्म हुआ बेटा? टॉपिक खत्म हुआ? नो मैम। कितना है अभी इसमें जो है पढ़ रहे हैं आप? ये वाला जो मैम 4 लाइन्स आप पढ़ के उसके बाद मलिका कंटिन्यू करेगी। ओके मैम। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. मतलब एक सिटी ड्वेलर जो है उसके लिए एक
फॉरेस्ट ड्वेलर जो था वो फॉरेनर था, बट टू peasants living in the same village were not foreigners to each other even though they may had different religious or caste backgrounds. अगर एक ही विलेज में दो आदमी रहते थे तो उनका कल्चर, उनका बैकग्राउंड, उनकी रिलीजियस जो है वो डिफरेंट था, लेकिन उनको आपस में वो फॉरेनर्स नहीं थे। एक स्ट्रीट डिवेलर एक फॉरेस्ट डिवेलर का फॉरेनर था, लेकिन एक ही पीजेंट जो है एक सेम विलेज में रहते जो थे, उनका रिलीजियस कास्ट बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट हो, उनको फॉरेनर टर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती। मैम एक कंप्लीट हुआ। मैम अब मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी बेटा, पहले आगे कंटिन्यू। ओके मैम, तो जैसे कि आपको अभी सोफिया ने इवेंट ओल्ड टर्मिनोलॉजीज का पढ़ाया है, अब हम हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि जो हिस्टोरियंस यानी जो हिस्ट्री को जानने की कोशिश है, हिस्ट्री को जानते हैं, उनकी क्या क्या सोर्स है, वो कैसे आप हिस्ट्री को जानते हैं। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अबाउट द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। तो जो हिस्टोरियंस है यानी जो हिस्ट्री को रीड करते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं, वो जो है वो डिफरेंट टाइप्स के यानी वो अलग अलग तरीके के सोर्सेज लेते थे, सोर्सेज का यूज करते थे ताकि वो जो पास्ट में हुआ था उसको जानने की कोशिश करे। Last year, for example, you read about rulers of Gupta dynasty and Harshvardhana. In this book, we will read about the following thousands year from roughly 700 to 1750. तो जैसे कि हमने in the 6th standard यानी last year के मैं हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा हमने हिस्ट्री में ही पढ़ा था वो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, और हमने हर्षवर्धना के बारे में पढ़ा था। तो इस बुक में हम रीड करेंगे इन थाउजेंड ईयर्स में कि मैं क्या हुआ था 700 to 1750 years में 700 to 1750 years में क्या हुआ था वो हम इस बुक में रफली पढ़ने वाले हैं। You will note some continuity in the sources used by historians for the study of this period. तो यहाँ पे हम बहुत ही डिफरेंट तरीके के ये कॉन्टिनेंट्स देखेंगे जो हिस्टोरियंस ने यूज किया होगा उस पीरियड को स्टडी करने, यानी मीडिएवल हिस्ट्री या एशियन पीरियड को रीड करने के लिए। They still rely on coins, inscriptions, architecture and textual records for information. तो वो जो है अगर हमें पता था वो इंस्क्रिप्शंस मतलब रीड करते थे कि इंस्क्रिप्शन में किस बादशाह ने क्या लिखा है, कॉइन्स पर जैसे कि हमने पढ़ा है, या आर्किटेक्चर पे या टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स भी वो पढ़ते थे इंफॉर्मेशन जानने के लिए। बट इज ऑल्सो कंसिडरेबली डिस्काउंटेडली, लेकिन यहाँ पर जो है एक डिस्काउंटेड भी है। The number and variety of textual records increasing dramatically during this period. तो जो वैरायटी है टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की वो इंक्रीज यानी बढ़ गई ड्रामेटिकली इस पीरियड में। This slowly displaced the types of available information. और इन्होंने जो है धीरे धीरे दूसरे सोर्स को भी दूसरे ऐसी सोर्स को जानने की कोशिश की। Through this period, paper gradually became cheaper and more widely available. तो जैसा कि हमें पता है कि पहले जमाने में पेपर नहीं होता था, ठीक है, तो फिर जब आगे जमाना बढ़ता गया तो वहां पे जो है पेपर, जब एशियन टाइम में जो है पेपर की ज्यादा मतलब वैल्यू नहीं थी, पेपर ज्यादा नहीं भेजा जाता था, तो ये कम मिकदार में वहां पे होता था। लेकिन जितना जितना आगे जमाना बढ़ता गया उतनी जो पेपर है चीप यानी सस्ते भी हो गए और जो है ये ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल भी हो गए। People use it to write holy texts, translates of lures, letters and teaching of students. तो जो people है, जैसे कि आज हमारे पढ़ने के लिए किताब और पेन तो जरूरी होता है, तो people जो है इस पे holy texts, ठीक है, rulers के बारे में, letters और teachings और ऐसे ही saints लिखे जाते थे इन्हीं papers पे। Manuscripts were collected by wealthy popular rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. तो जो manuscripts, अगर हमने ये बहुत बार पढ़ा है हमने इस manuscripts के बारे में, तो manuscripts जो होते हैं वो मतलब एक हार्ड सरफेस पे कुछ लिखा होगा, मतलब वो वहां पे जो है किसी हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ होता है। तो वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है ये जो है इनको आर्चीव यानी वो एक प्लेस पे रखते थे जहां पर कि डॉक्यूमेंट्स और मैन्यूस्क्रिप्ट्स स्टोर रहते थे, ठीक है। The manuscripts or documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also continuous.
तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स से हिस्टोरियंस को बहुत ही ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन उनका यूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था. There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that it's not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is in it. तो वहां पर जो है प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि जब हम आज के दौरान अगर हम देखेंगे, अगर हमें कोई हम इस वक्त प्रिंट करते थे, तो आपके ज़माने में प्रिंटिंग ऐसा कुछ नहीं था. तो अगर हम एक एग्जांपल देंगे, अगर हम अपनी फ्रेंड से होमवर्क कॉपी कर रहे हैं, तो हम अपनी फ्रेंड की किसी की हैंडराइटिंग ऐसी होती है जो समझने के लायक नहीं होती, मतलब वो हमारी समझ में नहीं आ सकता है कि वो क्या लिखे था. ठीक है. As a result, there is a small but significant difference in your copy of your friend's book. तो लेकिन यहाँ पे डिफरेंस होगी, मतलब कि मेरी हैंडराइटिंग कैसी है और मेरी फ्रेंड की हैंडराइटिंग है, यहाँ पे जो है डिफरेंस होगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड और मेरी हैंडराइटिंग तो सेम नहीं हो सकती. तो किसी को डिफिकल्ट हो जाता था, मतलब हैंडराइटिंग रीड करने में जो मैन्युस्क्रिप्ट पे लिखा जाता था. As scribes copied manuscripts, they are also interested small change a word or a sentence there. The small distance give our centuries of copying manuscripts of the same text substantially different from one another. तो जो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स पर लिखा जाता था, जब फिर उनको कॉपी किया जाता था, तो वहां पर जो है थोड़ा बहुत, मतलब वो या तो किसी वर्ड को एक्सचेंज करते थे, या कुछ अलग लिखते थे, या किसी सेंटेंस को अलग लिखते थे. तो फिर कहीं ना कहीं जगह पर उस मैन्युस्क्रिप्ट्स और जो ये कॉपी करते थे उसमें डिफरेंस होती ही होती है. This is a serious problem because we really find the original manuscripts of the author today. तो लेकिन एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी जो असली मैन्युस्क्रिप्ट्स का, हम उसी को ढूंढ रहे हैं इस वक्त. We are totally dependent upon the copies made by later scribes. तो हम मतलब totally dependent है कॉपीज पर, जो कि उन स्क्राइब्स ने कॉपी किया हुआ था मैन्युस्क्रिप्ट से, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से, और वो कोई वर्ड या सेंटेंस को मतलब एक्सचेंज या कुछ उल्टा पुल्टा भी लिख लेते थे. As a result, historians have to read different manuscripts versions on the same text to guess what the author had originally written. तो जब आप वो copied manuscripts पढ़ते थे, यानी जो स्क्राइब्स थी वो मैन्युस्क्रिप्ट से कॉपी करते थे और वो फिर लिखते थे, लेकिन जो हिस्टोरियंस है इनके लिए ये भी डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि उनको जो है असली जो ओरिजिनली लिखा गया होता था मैन्युस्क्रिप्ट, उनको वही चाहिए होता था. On occasion, authors revised their chancellors at different times. The 14th century chancellor Ziauddin Barini wrote this chancellor first in 1356 and another version 2 years later. तो किसी ओकेजन में जो ऑथर है वो रिवाइज करता था कि उसने कौन से चांसलर्स लिखे थे डिफरेंट टाइम्स पे, और जो 14th सेंचुरी में एक चांसलर लिखा गया था जियाउद्दीन बरीनी ने, जो कि उसने 1356 में लिखा था, और बाकी वर्जन्स ने उसके 2 साल बाद लिखना स्टार्ट कर दिया. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960. It remained lost in a large library collection. तो जो है फिर एक का वर्जन लिखना और दूसरे का वर्जन लिखना, ये जो है ये डिफरेंट हो सकता था, क्योंकि एक ही की दोनों की अकल सेम तो नहीं हो सकती थी, तो ये जो है डिफरेंट लिखते थे. मैम मुझे सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स भी पढ़ना है. मैम नहीं बस हो गया मली. हाँ मैं आपको यही बताने वाली थी कि देखिए आपने अच्छे से पढ़ा, मतलब आप दोनों को पहले समझ आया है, या तो आप समझ आया है कि समझने की कोशिश कर रहे हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट यू आर एबल टू रीड इट. अब अदर बाकी जैसे क्लास में है, मतलब चुप करके कुछ नहीं, मतलब कि उनको समझ नहीं है. अब इससे क्या होता है कि मेरा नुकसान तो है नहीं, ये आप लोगों का नुकसान है, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, और मैंने आपको ऐसे नहीं पढ़ाया है जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ ना. ऐसे मनीहा को मैंने कहा मनीहा पढ़िए, ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ा. सोफिया को मैंने कहा पढ़िए, सोफिया ने भी बहुत अच्छा पढ़ा. जब मैंने आपको पढ़ाया तब मैंने बुक से नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है ना कि नहीं? गलत बोल रही हूँ मैंने कैसे पढ़ाया आपको हर कोई चीज? स्लाइड्स आप शेयर कर. हाँ, जैसे मैंने ये स्लाइड रखी है अभी, मैंने ये स्लाइड्स इसलिए रखी थी ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और आपको इससे पता चले कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ. इस टॉपिक्स को मैंने बुक्स में से जो टॉपिक्स थे उनके अलग अलग स्लाइड्स बने थे, तो वो
स्टेप करके वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझा रही थी। आप दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं आपके लिए नहीं बोल रही, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो क्लास में है पर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब मेरा हिस्ट्री वीक ज्योग्राफी पढ़ाना, खास तौर पे हिस्ट्री मैंने जो है, तो ये सारा बेकार हो गया ना। अब जो भी ये इस टाइम पे ये वीडियो बाद में ऑफलाइन देखेंगे तो उनके लिए भी यही मैं बोलूंगी कि आप वो स्लाइड जो मैंने दिखाई है उनको वापस से पढ़िए, अच्छे से समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपको बुक में से ही आएंगे। किसी को और कुछ पूछना है? वेरी गुड सोफिया एंड मलिहा, वेरी नाइस। ओके, टेक केयर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।